हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 18 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का जो लास्ट 6 मंथ का हमने वीडियो बनाया था तो उसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF की जो फीस रखी गई है वो मात्र 21 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। और इस PDF में जो क्वेश्चंस हैं उसे डिटेल पूर्वक यानी विस्तार पूर्वक बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल की क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान की मदद से AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन विकसित किया गया? तो ये किया गया है IIT कानपुर की मदद से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चली 2 दिवसीय बैठक के पश्चात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किस वर्ष तक मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है 2023 तक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। यानी 2023 तक जो आम लोग हैं वो इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर से किस शहर के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया? तो ये किया है वाराणसी। यानी ये जो साप्ताहिक नई ट्रेन होगी ये गुजरात के गांधीनगर से वाराणसी तक चलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक उर्दू पोइट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ द डेक्कन के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, JS इफ्तेखार। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए किस सिंगर ने चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, AR रहमान। और दोस्तों AR रहमान ने किसके साथ मिलकर इस सॉन्ग को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना है, अनन्या बिरला के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, सानिया मिर्जा को। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, 8 लाख रुपए। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन होंगे? तो ये होंगे सुहास LY। यानी ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं IAS अधिकारी सुहास LY। जापान की राजधानी टोक्यो में 24 अगस्त में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होगी। इन खेलों में IAS अधिकारी सुहास LY भी हिस्सा लेंगे। सुहास LY फिलहाल नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर के DM हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। IAS अधिकारी सुहास LY दुनिया के तीसरे नंबर की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और साथ ही 2007 में IAS के लिए भी चुने गए थे। सुहास LY देश के पहले IAS अफसर होंगे जो पैरालंपिक जैसे विशाल आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश के पहले IAS अधिकारी जो सुहास LY हैं वो ऐसे IAS अधिकारी बन गए हैं जो पैरालंपिक जैसे विशाल जो खेल है उसमें हिस्सा लेंगे। तो इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सुहास LY। अब दोस्तों ये जो सुहास LY हैं ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों सुहास LY का पूरा नाम क्या है? तो सुहास लालिनाकेरे यथिराज। LY का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? तो लालिनाकेरे यथिराज इसका फुल फॉर्म होता है। इनका जन्म कब हुआ है?
तो इनका जन्म हुआ है 2 जुलाई 1983 को। कब हुआ है? 2 जुलाई 1983 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? तो कर्नाटक के हासन जिले में इनका जन्म हुआ। 2016 में इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती अवार्ड प्रदान किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2016 में। और दोस्तों ये जो सुहास एलवाई हैं ये 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं। और दोस्तों अभी जो पिछली बार कोविड-19 की लहर आई थी देश में, यानी 2020 में, तो नोएडा में जो महामारी के हालात थे वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। तो उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के लिए जो सुहास एलवाई हैं इन्हें DM वहाँ पर नियुक्त किया था। तो तभी ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे और अब फिर से ये चर्चा में है क्योंकि ये देश के ऐसे पहले IAS अधिकारी बन गए हैं जो पैरालंपिक जैसे विशाल खेल में ये हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली पॉड टैक्सी को नोएडा एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी के बीच चालित करेगा। पॉड टैक्सी प्रति कार कितने यात्रियों को समायोजित कर सकती है? तो ये कर सकती है 4 से 6 लोगों को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह की होती हैं पॉड टैक्सी। भारत अपनी पहली पॉड टैक्सी को नोएडा एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी के बीच चलाएगा। पॉड टैक्सियाँ कई पश्चिमी देशों में आवागमन का एक लोकप्रिय साधन रही हैं और प्रति कार 4 से 6 यात्रियों को समायोजित कर सकती हैं। यानी ये जो पॉड टैक्सियाँ हैं इसमें 4 से 6 लोग जो है बैठ सकते हैं। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने परियोजना के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अंतिम DPR यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो है वो जमा कर दी है। तो दोस्तों देश में पहली पॉड टैक्सी जो है वो कहाँ पर चलाई जाएंगी? तो नोएडा एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी के बीच जो ये पॉड टैक्सी चलाई जाएंगी। अब ये पॉड टैक्सी होता क्या है तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। दोस्तों पॉड टैक्सी यानी इसे पर्सनल रैपिड ट्रांजिट के नाम से भी जाना जाता है। यह टैक्सी 2 तरह की होती है। पहली होती है रूट पर चलने वाली और दूसरी होती है केबल के सहारे हैंगिंग पॉड। ये जो पॉड टैक्सियाँ होती हैं ये 4 से 6 सीटर ऑटोमेटिक व्हीकल है जिसे ऑपरेट करने के लिए किसी कंडक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी इसे अगर साधारण भाषा में देखा जाए तो ये एक तरह का ऑटो रिक्शा का काम करती है। पॉड कार को सौर ऊर्जा की मदद से चलाया जाता है। इस टैक्सी में बैठने के बाद यात्रियों को इसमें लगे टच स्क्रीन पर नाम टाइप करना होता है जहां उसे जाना है, क्योंकि यह पूर्णतः कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए चलती है। पॉड टैक्सी में सफ़र करते समय ना तो आपको सिग्नल मिलेगा और ना ही ट्रैफिक जाम। तय स्टेशन आते ही टैक्सी रुक जाती है और इसका दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। तो इस तरह की होती है पॉड टैक्सी और ये अब जो है भारत में कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो नोएडा एयरपोर्ट और नोएडा फिल्म सिटी के बीच ये चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कृत्यों के खिलाफ न्याय की एक उभरती हुई आधुनिक प्रणाली का प्रतीक है। इस तिथि पर रोम संविधि को अपनाने के बाद 2002 में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 2021 का जो विषय है यानी थीम है वो क्या है? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय 2021 के अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 लॉन्च की। इस योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना तथा बस, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने में होने वाली असुविधाओं को कम करना है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना जो है वो लॉन्च की है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ा तैरता सौर पैनल फार्मों का अनावरण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़ा तैरता सौर पैनल फार्मों का अनावरण किया है। सिंगापुर ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद हेतु वर्ष 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसका अनावरण किया है। सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज कंपनी ने पश्चिमी सिंगापुर में एक जलाशय में 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण किया है, जिसका क्षेत्रफल 45 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर पैनल जो है उसका अनावरण किसने किया है? तो सिंगापुर ने इसका अनावरण किया है। और इसका जो निर्माण है वो किस कंपनी ने किया है? तो वो भी ध्यान रखना है, सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज कंपनी ने इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, AFC महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोकुलम केरला FC। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोकुलम केरला FC को नामित किया। गोकुलम केरला FC ने 2019-20 में बेंगलुरु में आयोजित भारतीय महिला लीग के फाइनल में क्रिप्सा FC को हराकर FC राष्ट्रीय खिताब जीता था। AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नामित किया है? तो गोकुलम केरला FC को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अभिनेत्री। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थी सुरेखा सीकरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी का निधन हुआ। सुरेखा सीकरी को बालिका बधू, जुबैदा, बधाई हो, तमस, मम्मो, सलीम, लंगड़े पे मत रो और डेली सोप में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। सुरेखा सीकरी को आखिरी बार नेटफ्लिक्स के एथोलॉजी घोस्ट स्टोरीज 2020 में अभिनेत्री के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है ये कौन थे? तो ये एक अभिनेत्री थी। और दोस्तों एक जो सीरियल था बालिका बधू, तो इसमें इन्होंने अभिनय किया था और इसी की वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में उगाए धान की पहली फसल को धरती पर पहुंचाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीन। देश ने अंतरिक्ष में उगाए गए धान की पौध को सफलतापूर्वक धरती पर पहुंचाया, जिसे उसने अंतरिक्ष चावल यानी स्पेस राइस का नाम दिया है। चीन के अंतरिक्ष यान की मदद से करीब 1500 धान के बीज धरती पर आए हैं, जिसे चीन के कृषि विश्वविद्यालय परिषद में लगाया जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष में उगाए गए धान की पौध को सफलतापूर्वक धरती पर किसने पहुंचाया है? तो ये चीन ने पहुंचाया है और इस चावल को स्पेस राइस नाम दिया गया है। अब दोस्तों चीन की बात करें तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन है, चीनी स्मार्टफोन निर्माता सियाओमी कॉर्पोरेशन ने दुनिया की नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता बनने के लिए दूसरी तिमाही में किसको पछाड़ दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एप्पल INC। चीनी स्मार्टफोन निर्माता सियाओमी कॉर्पोरेशन ने दुनिया की नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता बनने के लिए दूसरी तिमाही में एप्पल INC को पछाड़ दिया है। मार्केट रिसर्च फर्म कैनालिस की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। दुनिया भर में स्मार्टफोन शिपमेंट में 17% हिस्सेदारी के साथ Xiaomi ने पहली बार दूसरा स्थान हासिल किया है। Xiaomi फ़ोन का औसत बिक्री मूल्य सैमसंग और एप्पल की तुलना में लगभग 40% से 75% सस्ता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है Xiaomi, वो जो है दुनिया की नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है। अब दोस्तों अगर चीन की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की
मुद्रा है रेनमिनबी और चीन की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है अर्जुन मुंडा ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 जुलाई 2021 को आभासी रूप से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम शुरू किया। इसे भारत में आदिवासियों के बीच कोविड टीकाकरण की गति में तेजी लाने के लिए यूनिसेफ और WHO के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य 50 लाख से अधिक आदिवासियों को जोड़ने का है और यह बताना है कि कोविड टीकाकरण मुफ्त है और आसपास के केंद्रों में उपलब्ध है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो एक राष्ट्रव्यापी अभियान है कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम, ये किसने शुरू किया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 जुलाई 2021 को इसे शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 50 लाख से अधिक आदिवासियों को जोड़ना और यह बताना कि कोविड टीकाकरण मुफ्त है और आसपास के केंद्रों में उपलब्ध है। अब दोस्तों यहाँ पर एक जो वर्ड है यूनिसेफ, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? यहाँ पर यूनिसेफ की स्थापना जो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी न्यूयॉर्क में। और जो आगे ये WHO है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये थे 18 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किस रेलवे स्टेशन का नाम 15 जुलाई 2021 से बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, मंडुआडीह, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला ग्रेन ATM खोला गया? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा गुरुग्राम, बी है जम्मू कश्मीर श्रीनगर, सी है उड़ीसा पुरी और डी है पंजाब अमृतसर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।